माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी। डीएलएड के कक्षा शिक्षण के कार्यक्रम में आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को एक्शन रिसर्च कहा जाता है, अंग्रेजी में हम इसे एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पर आने से पूर्व हम इस बारे में बात करेंगे कि अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान है। आप देखेंगे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है अनुसंधान का अर्थ नए सिद्धांतों की खोज करना। फिर यहाँ शाब्दिक अर्थ पर यदि जाएं तो होता है नई खोज करना, बार बार किसी चीज़ को खोजना। बार बार खोजने का यहाँ तात्पर्य है किसी नई चीज़ की खोज करना, अन्वेषण करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता विशिष्ट उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठे करता है और इन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर नए नए सिद्धांतों की खोज करता है। एक और बात देखते हैं हम इसमें, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित, नियंत्रित, समालोचनात्मक अन्वेषण ही अनुसंधान है। अब हम बात करते हैं कि किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्टीफन कोरे। लेकिन आप देखेंगे ये मुख्य भूमिका में थे, इनके कुछ सहयोगी भी थे, कर्ट लेविन और रॉबिन्सन इनके सहयोगी थे, इनका नाम भी इसमें लिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ की। स्टीफन कोर की परिभाषा से हम इस बात का पता लगाते हैं क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो स्टीफन कोर बताते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों प्रबंधन में सुधार के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाला कार्यक्रम या अनुसंधान। अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की जिन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। हम ये मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। तो एक नाम आता है बंकिगम, इन्होंने अपनी पुस्तक रिसर्च ऑफ टीचर्स में इसका उपयोग किया था। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग करने वाले तो स्टीफन कोरे ही थे। सीवी गुड की परिभाषाओं को यदि हम देखें तो उन्होंने लिखा है कि शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मकता के लिए, उन्नति के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। प्रोफेसर मूले की बात करें तो वो कहते हैं अपनी परिभाषा में कि ऐसा अनुसंधान या ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना होता है क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न लेखों ने क्रियात्मक अनुसंधान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की कि क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती है। विद्यालय या संस्थान की जो दिन प्रतिदिन होने वाली या उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन करना क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं होती है। इस अनुसंधान में संस्था के जो कार्यक्रम होते हैं या संस्था के जो कर्मचारी होते हैं, कार्यरत शिक्षक होते हैं, आचार्य होते हैं, निरीक्षक होते हैं, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। ये अनुसंधान वास्तविक परिस्थितियों में किया जाने वाला कार्य है। ये बहुत कम समय लेता है, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान को लघुकालिक शोध भी कहा जाता है। इसके जो निष्कर्ष होते हैं उनका नियमीकरण नहीं किया जाता। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं थी कि क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अभी आप व्हाइट बोर्ड पर भी देखेंगे, अगर आप राइट डाउन करना चाहें तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के जो पॉइंट्स हैं वो आपको व्हाइट बोर्ड पर मिल जाएंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र छात्रों के अनुसार अगर हम लें तो छात्रों का जो व्यवहार है, अनुशासन से संबंधित समस्याएं हैं, उनका व्यवहार है, उनकी नियमितता को लेकर, उनकी उपस्थिति को लेकर आदि से संबंधित ये सब हमने व्यवहार में शामिल किया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का ये क्षेत्र है। शिक्षण से संबंधित समस्याएं हैं,
शिक्षण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, क्लासरूम से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, आप देखेंगे बच्चों की जो रुचि नहीं बन पाती उससे संबंधित, शिक्षक का पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है टूवर्ड द टीचिंग, इसके प्रति भी। फिर हम बात करते हैं प्रबंधन से संबंधित समस्याओं की। तो प्रबंधन में भी बहुत सारे हैं, आप देखेंगे पद सोपान क्रम को यदि हम देखें तो डायरेक्टर से लेकर, निर्देशक से लेकर 4th क्लास कर्मचारी तक सब प्रबंधन का एक अभिन्न भाग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, कभी वाटर सप्लाई से संबंधित, कभी सफाई से संबंधित, कभी उपस्थिति से संबंधित, कभी समय से संबंधित, कभी वेतन से संबंधित, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रबंधन से संबंधित समस्याएं होती हैं जिनका हम क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा और मूल्यांकन की। तो परीक्षा और मूल्यांकन भी क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि इससे संबंधित समस्याएं भी शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं ही होती हैं। परीक्षाएं लेने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग परिपाटी होती है। आप देखेंगे कभी SA1, SA2 होता है, कभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, कभी प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट आदि होता है। अब देखिए हम किस तरह की परीक्षाएं लें जिससे हम पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को हम उसमें शामिल कर पाएँ, बच्चे का सही मूल्यांकन हो पाए। तो परीक्षा लेना तो बहुत ज़रूरी है, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, पर हम कौन सी परिपाटी अपनाएं, कौन सा नवाचार उपयोग करें, किस तरीके की परीक्षा प्रणाली बनाएं। तो आप देखेंगे निबंधात्मक है, लघुत्तरात्मक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। आप देखेंगे तरह तरह से हम अपना परीक्षा जो प्रश्न पत्र होता है परीक्षा का, उसका निर्माण हम करते हैं। और मूल्यांकन के लिए क्या सिर्फ सैद्धांतिक आंकड़ों का ही समायोजन करके हम ये निकाल लें, सैद्धांतिक आंकड़ों का समायोजन करके ही हम निकाल लें कि है ना परीक्षा से संबंधित कार्य होता है। अब आप मूल्यांकन को देखेंगे तो मूल्यांकन कह रहा है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसमें सहगामी क्रियाओं को भी हम शामिल कर सकते हैं कि जो मूल्यांकन का आधार है वो सहगामी क्रियाएं भी हो सकती है। कुछ परसेंटेज या अंकों का कुछ जो भार है हम सहगामी क्रियाओं के ऊपर भी डाल सकते हैं। इस प्रकार ये इसका क्षेत्र रहा। इसका जो क्षेत्र है वो आपको थोड़ी देर बाद व्हाइट बोर्ड पर दिखाई देगा, आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के चरण की, कि क्रियात्मक अनुसंधान को कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो अब अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके अनुसार हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं H.H. एडरन्स की। उन्होंने कहा है क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला चरण होता है समस्या को पहचानना। तो आप सबसे पहले समस्या को पहचानिए, और समस्या किससे संबंधित होनी चाहिए, विद्यालय की चार दीवारी से संबंधित, कक्ष की चार दीवारी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, अनुशासन से संबंधित, छात्र से संबंधित, परीक्षा से संबंधित। अभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बालक गृह कार्य करके नहीं लाता, जो अध्यापक है वो समय से नहीं आता, या जो विद्यार्थी है वो किसी विशेष विषय के कालांश से गायब हो जाता है, या किसी विशेष विषय के प्रति उसे अरुचि होती है, या किसी विशेष विषय का जो अध्यापक है उसे प्रभावित नहीं कर पाता आदि। फिर देखेंगे अनुसंधान का प्रस्ताव। समस्या के क्षेत्र को पहचानकर, समस्या कथन को पहचानकर फिर अनुसंधान का एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। फिर नंबर 3 पे आएगा परिकल्पना व कार्य योजना का निर्माण। परिकल्पना, जिनको इंग्लिश में हाइपोथीसिस कहते हैं। हाइपोथीसिस बहुत सारे प्रकार की होती हैं। हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हाइपोथीसिस पे बात करते हैं। पहली हाइपोथीसिस है नकारात्मक परिकल्पनाएं, दूसरी है सकारात्मक परिकल्पनाएं, और तीसरी है शून्य परिकल्पनाएं। सबसे अच्छी परिकल्पनाओं की श्रेणी को यदि हम माने जिसमें बाइसेस नहीं होते, पक्षपात नहीं होता, हमारा झुकाव नहीं होता, हम उसे शून्य परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना का निर्माण किया। अब क्या महत्व है परिकल्पना का अनुसंधान में, तो ऐसा कहा जाता है, विद्वान शिक्षाविद ऐसा कहते हैं, जिस प्रकार एक मकान का नक्शा मकान बनाते समय जो भूमिका अदा करता है, जो भूमिका निभाता है, परिकल्पना भी अनुसंधान के अंतर्गत वही भूमिका निभाती है।
जितना अच्छा नक्शा होगा उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही कारीगर ठेकेदार उस मकान को बनाते हैं। इंजीनियर नक्शा बनाकर दे देता है इसके अकॉर्डिंग बनेगा, और वो ठेकेदार और कारीगर उसके अनुसार कहाँ खिड़की है, दरवाज़ा है, वेंटिलेशन कहाँ है, कितने दरवाजे होंगे, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, कितने समय में, आप देखेंगे ये परिकल्पनाएं हमें दिशा देती हैं, एक व्यवस्थित और नियमित कार्य की ओर आगे बढ़ाती हैं, जिससे हम कम से कम समय में अपना अनुसंधान का कार्य पूरा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले चरण की, जो है योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन पूरा का पूरा अनुसंधान का जो प्रस्ताव, समस्या की जो पहचान, परिकल्पना आदि जिन पे हमने बात की थी, वो एक हमने योजना बना ली है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेप कौन सा है, अगला चरण कौन सा है। हम सबसे पहले आंकड़ों का संकलन करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। इसका अगला चरण है हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। जब निष्कर्ष हमारे सामने आ जाएगा तो हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे हम अगले चरण में कहते हैं परिणामों का प्रतिवेदन तैयार करना। अंत में जो क्रियात्मक अनुसंधान को करने का अंतिम चरण है वो है क्रियात्मक योजना का मूल्यांकन। क्रियात्मक योजना जो हमने बनाई है, जो शोध किया है हमने, हम ये कहते हैं कि क्रियात्मक योजना का मूल्यांकन हमने किया है। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, हम इस पर बात करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में गुणात्मकता लाने के लिए, उन्नति लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। वो हमें बताता है कि छात्र किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं, छात्र के लिए वो विषय रुचिकर कैसे बन सकता है, शिक्षण को रुचिकर हम कैसे बना सकते हैं, बालक यदि केंद्र बिंदु है तो हम उस पर क्या ध्यान रखते हैं, कक्षा में अंत्यक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, आदि आदि। तो क्रियात्मक अनुसंधान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर शिक्षा को व्यवस्थित कर दिया है, नियमित कर दिया है, रुचिकर कर दिया है, आकर्षक कर दिया है, प्रभावी कर दिया है। और यदि हम इन सब बातों पर गौर करें तो हम अधिगम थ्योरीज पर ही जाते हैं कि जो सीखा हुआ ज्ञान है वो हम कम समय में प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो कक्षा जो शिक्षण है वो नियमित रूप से चलता है, व्यवस्थित चलता है, सुचारू चलता है, और जो शिक्षण है वो आकर्षक हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान यदि आप करना चाहते हैं, किससे संबंध है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। यदि हम आरपीएससी के दृष्टिकोण पर बात करते हैं तो इससे दो प्रश्न हैं जो मेजर बार बार आते हैं, चाहे वो रिट हो, टेट हो, सेट हो। तो आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक कौन थे, या उन्होंने उसका पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो व्हाइट बोर्ड पे आप 2 नंबर के लिए इस उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लिखा हुआ है स्टीफन कोरे। फिर प्रश्न आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ किया जाता है, किससे संबंधित होता है। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है शिक्षा जगत से, शिक्षा के क्षेत्र में। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाने वाला शोध कार्य 15 दिन से लेकर 2 महीने के अंदर 2-3 महीने बढ़ा लीजिए, 2 महीने के अंदर आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और उसे उन तत्कालिक परिस्थितियों पर लागू कर सकते हैं और उस समस्या से निजात पा सकते हैं। और ये बिल्कुल व्यवहारिक अनुसंधान होता है जिसमें कोई कल्पना के लिए क्या शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल व्यवहारात्मक होता है। हमें उस समस्या का सटीक उपाय मिलता है। तो ये था हमारा ये लेक्चर क्रियात्मक अनुसंधान पर कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है, परिभाषा है, क्षेत्र हैं, विशेषताएं हैं, वर्गीकरण है, सोपान है, महत्व है। तो आज हमने इस पे बात की। अगली कक्षा में हम बात करेंगे शिक्षण सूत्रों पर। धन्यवाद। जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम में कहा था, वीडियो के माध्यम से आपसे कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो व्याख्यान था उसके जो आपको मेजर पॉइंट थे वो आपको व्हाइट बोर्ड पे मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ इनको। देखिए ये क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं जिसके ये पॉइंट्स हैं कि विद्यालय और संस्थान की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन, संस्था में कार्यरत शिक्षक, आचार्य, निरीक्षक कोई भी इसमें भाग ले सकता है। ये अनुसंधान वास्तविक परिस्थितियों में किया जाने वाला अध्ययन है।
क्योंकि ये कम समय लेता है, इसे लघुकालिक शोध भी कहते हैं। इसके निष्कर्षों से नियमीकरण नहीं किया जा सकता। अब है हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र की। छात्रों के व्यवहार से संबंधित क्षेत्र, प्रबंधन से संबंधित समस्याएं या क्षेत्र, शिक्षण से संबंधित समस्याएं या क्षेत्र, परीक्षा या मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं या क्षेत्र, सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं या क्षेत्र, भवन से संबंधित समस्याएं या क्षेत्र और अनुशासन से संबंधित क्षेत्र। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के चरण की। कितने चरण होते हैं यह अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या सोपान होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। विस्तृत से हम इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं, अब हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे राउट डाउन कर सकते हैं। यह है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान या चरण। किस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान को किया जा सकता है। सबसे पहला है समस्या की पहचान करना या समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है अनुसंधान के प्रस्ताव को तैयार करना, परिकल्पना, निर्माण एवं कार्य योजना का निर्माण करना, योजना का क्रियान्वयन करना, आंकड़ों का संकलन करना, फिर है आंकड़ों का विश्लेषण व निष्कर्ष निकालना, फिर है परिणामों का प्रतिवेदन तैयार करना या प्रस्तुत करना, क्रियात्मक योजना का मूल्यांकन करना। आज का जो हमारा टॉपिक था क्रियात्मक अनुसंधान, डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों को और द्वितीय वर्ष के छात्रों को मैं ये बता देना चाहती हूँ, शिक्षण के क्षेत्र में जो ये ऑनलाइन वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप घर में रहें और आप सुरक्षित रहें, लेकिन आपके शिक्षण कार्य में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं हो। स्टे होम, स्टे सेफ। आप ये देखेंगे ये जो आपका पाठ्यक्रम है, यदि आप उस पूरे पाठ्यक्रम को परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये जो हमारा YouTube चैनल हमारे द्वारा बनाया गया है उसको आप सब्सक्राइब करें और आप चाहें आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक भी करें। अगर आप नोटिफिकेशन भी लेना चाहते हैं कि अगला टॉपिक हम किस पर बात करेंगे, तो जो आइकन बेल का जो आइकन आ रहा है उस पर आप क्लिक करें और इस तरह से आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए हमेशा हमेशा अपेक्षित है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी परीक्षार्थी स्वस्थ रहें और उनके कार्य में कोई भी बाधा उपस्थित ना हो। इसी के साथ धन्यवाद।